हेलो, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी देखने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपके पास जो भी टॉपिक मेन आपके पास होते हैं वो सब हम लोग लगभग देख चुके हैं। हिस्ट्री हमने देख लिया आपके पास, जिससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रीलिम्स में बनेंगे आपके पास। फिर से ज्योग्राफी हमने देख लिया, इकोनॉमी हमने देख लिया। उसमें और भी वीडियोस आएंगे, वो हम आगे लाते रहेंगे आपके पास। लेकिन एग्ज़ाम पास आ रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का और बाकी सब स्टेट का भी। तो जो एक और मेन टॉपिक है उसके आपके पास जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम देखने वाले, दैट इज पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी क्लास में आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास हमारा। ठीक है, तो उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया समथिंग जो भी आपके पास है। ठीक है, तो बात क्या आपके पास है, ये जो हमारा संविधान है, इंडिया का संविधान, ये काफ़ी बल्कि है। काफ़ी बल्कि है। बल्कि इन द सेंस क्या है कि बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे शेड्यूल्स आपके पास है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हुआ क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों के आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और सीधा सीधा नहीं ले लिया गया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, कुछ अच्छी चीज़ें ली गई, कुछ चीज़ें छोड़ी गई आपके पास। ठीक है, सबसे पहला जो डेमोक्रेसी आपके पास वर्ल्ड में था, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बोला जाता है, वो अमेरिका की थी और उनकी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनकी अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो बस एक तरीके से वो 27 पेज की है, 27 पेज की। और हमारा देखो आपके पास कितना मोटा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कारण क्या था कि उन्होंने अपने संविधान में बस ये लिखा है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर चीज़ लिखे, इवन प्रोसीजर आपके पास भी लिखे हैं हर चीज़ों का। तो बल्कि आपके पास हो गया। फिर भी आपके पास बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि दिस टर्म इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैक्सिमम टर्म डिफाइंड नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, ये सब जो आपके पास कुछ कुछ वर्ड्स इसमें है या संविधान में जो चीज़ है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ से बोरो की गई है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस। सबसे पहला तो हमारे पास एक्ट से ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्या क्या लिया गया ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा आपके पास कि फेडरल सिस्टम किससे लिया गया। आपके पास ऑप्शन में रहेगा ब्रिटेन, यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कनाडा। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो जस्ट इसको रिमेंबर करना है आपके पास। फेडरल सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल सिस्टम मतलब क्या, ये हमने आपके पास एक्ट, पिछला आपके पास जो हिस्ट्री का आपके पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो पॉलिटी का भी आपके पास सेक्शन है और वो हिस्ट्री का भी सेक्शन है। उसमें मैंने एक्ट आपके पास मेंशन किया, उसमें मैंने आपके पास बताया था फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक ना, मतलब कि स्टेट को भी आपके पास देना है अच्छी खासी आपके पास। तो जो स्टेट वाली चीज़ हुई उसको फेडरल सिस्टम आपके पास बोलते हैं। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम आपके पास है। नेक्स्ट जो ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो ब्रिटिश के समय आपके पास वायसराय का पोजीशन था, वही हम लोग के अब गवर्नर की पोजीशन आपके पास हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल ये सब आपके पास बन गया। तो हम लोग आपके पास एक्ट 1935 से ही लिए हैं ये सब चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफ कोर्स, ठीक ना। पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास इससे पहले तो केवल लंदन में ही एग्ज़ाम होता था। ठीक है, अब इंडिया में भी आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया और यहीं पे आपका एग्जाम हुआ। तो ये सब सारे एक्ट, ये तीनों ध्यान रखना है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया, अब ब्रिटेन ही तो हम पे शासन कर रहा था, तो ब्रिटेन के द्वारा एक्ट से हमने कुछ लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। ब्रिटेन से भी कुछ लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है आपके पास, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, 2 चीज़ें होती है, एक नॉमिनल हेड, एक एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। सेम टू सेम इंग्लैंड में भी आपके पास है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वंस अगेन नॉमिनल हेड आपके पास कौन है, मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोलिए या मोनार्क बोलिए, सिंपल आपका राजा जो भी है। ठीक है, क्राउन, एलिजाबेथ, वॉटेवर। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, ऑफकोर्स वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लिखा हुआ नहीं है, जो कभी पेपर्स वहाँ पे मतलब निकले हैं, जर्नल्स, प्रीवियस हियरिंग्स, रिकॉर्ड्स, लॉ,
उन सब के आधार पे आपके पास वहाँ पे जो भी आपके पास कानून बनते हैं वो बनते हैं, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, जो कानून बन गया उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपका सा आया हुआ है, वैसे तो बहुत क्वेश्चन आया लेकिन ये मेरे नज़र में भी आपके पास है, क्योंकि हाल फिलहाल ये आया था। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, सीधी सी बात है, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, हमने इससे लिया है। अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। एक तो आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, दूसरी बात अमेरिका के आप जिस स्टेट में रह रहे हो, वर्जीनिया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, जहाँ पे भी आपके पास रह रहे हो, ठीक है, उस स्टेट दैट इज उस फेडरल स्टेट उसकी भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलती है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास है, हम केवल इंडिया में रह रहे हैं, हम केवल भारत में रह रहे हैं। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि हम बिहार में रह रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं। हम बिहारी, हम मराठी, हम पाकिस्तानी, सॉरी पंजाबी, ये सब जो भी आपके पास बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी आपके पास हम बोल रहे हैं, तो वो एक रीजनलिज्म वाली भावना आ गई है, वो अलग है, लेकिन सिटीजनशिप हमारा एक ही है, नागरिकता हमारा एक ही है, वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बाइक कैमरलिज्म। ऑफकोर्स हमारे इंडिया में बाइक कैमरलिज्म है, ये मैंने आपके पास पिछली वीडियो में भी शायद बताया, ठीक है। बाइक कैमरलिज्म आपके पास क्या है कि हमारे पास 2 सदन है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी कुछ में आपके पास है। पिछली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में हमने बताया, सेंटर में हमारे पास क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में हमारे पास क्या है, विधानसभा, विधान परिषद। सारे स्टेट में नहीं है लेकिन 6 स्टेट में है। 6 स्टेट में बाइक कैमरलिज्म है, विधानसभा, विधान परिषद। कौन कौन स्टेट मैंने बताया था, एकदम एक साथ ले लो, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, साथ इधर आपके पास कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, और आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, टोटल 6 स्टेट में आपके पास है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, सीधी बात है, यूएसए में फंडामेंटल राइट नहीं बोला जाता था, उसे बिल ऑफ राइट्स बोला जाता था। उस बिल ऑफ राइट्स को हमने फंडामेंटल राइट्स मान लिया, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये यूएस से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आखिर क्या है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है आपके पास कि कानून कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। लेकिन कानून गलत भी तो बन सकता है, वो हो सकता है कि हम अपनी पावर है, मेरी पावर है लेजिस्लेचर की, तो हम थोप रहे हैं जनता पे, जो कि गलत हो सकता है, ठीक है। या आपके पास कानून सही बना है, आपके पास उसका इम्प्लीमेंटेशन कड़ी तरीके से हो रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो भी तो गलत हो। इसको चेक करने के लिए कोई तो होना चाहिए, जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है आपके पास कि जो भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी कानून बना है या इम्प्लीमेंट बना है, वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है कि नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। हम नहीं, मतलब जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगी। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यू और आपके पास क्या है कि जुडिशरी का आपके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे कंट्रोल है, वो गलत नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे महाअभियोग जो इंडिया में आपके पास है, हमने अमेरिका से लिया है। ऑफ कोर्स इंडिया में अभी तक किसी पे इम्पीचमेंट लगा नहीं है, किसी भी किन्हीं भी प्रेसिडेंट पे, लेकिन आपका लिया अमेरिका से। अब क्या होता है इम्पीचमेंट, जिससे मतलब कि प्रेसिडेंट को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट सेक्शन में आएंगे तो देखेंगे, लेकिन आप समझ जाइए इम्पीचमेंट क्या है। महाअभियोग कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में आपके पास इम्पीचमेंट नोटिस जो भी आपके पास है वो लागू हो सकता है, मतलब कि पास हो सकता है, लेकिन 1/4 ऑफ मेंबर का साइन होना ज़रूरी है इस पेपर को, इस महाअभियोग को मतलब कि सदन में लाने के लिए भी। और साथ ही साथ आपके प्रेसिडेंट को 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा। और पास करने के लिए आपके पास दोनों आपके पास हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, प्रेजेंट एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इतना आसान भी नहीं है आपके पास, प्रोसीजर ही इतना हार्ड कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आसान ना हो। क्योंकि अगर ये हो जाता है तो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी मतलब हमने कैसे चुन दिया, आपके पास बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो एक तो इसको हार्ड किया गया, रिगरस किया गया, और ऑफकोर्स इज्जत भी की जाती है क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है आपके पास। तो इम्पीचमेंट अभी तक लगा नहीं है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आयरलैंड इंग्लैंड के ऊपर है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये आने वाली वीडियो में देखेंगे। आपके पास क्या है कि राज्य के दिशा निर्देश संविधान में लिख दिया गया है कि मतलब कंट्री को, आपके पास देश को, लोगों के लिए ये करना चाहिए
ये करेंगे तो लोगों का वेलफेयर होगा। हम करेंगे या नहीं करेंगे वो हमारी मर्जी के ऊपर है, मर्जी के ऊपर तो नहीं, जिगर जगना चाहिए, जमीन जगना चाहिए कि हम वो करेंगे आपके पास। लेकिन अगर नहीं करते हैं सरकार, ठीक ना, तो ये इन्फोर्सिबल और जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब कि लोग आपके पास धरना देकर लेजिस्लेचर से इन्फोर्स नहीं करा सकते कि नहीं आप हमको दीजिए ही दीजिए। वो जुडिशरी के पास नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमको मतलब ये चाहिए ही चाहिए। जस्टिसिएबल भी आपके पास नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो ना जस्टिसिएबल है ना इन्फोर्सिएबल है। वो राज्य के दिशा निर्देश है कि हाँ आपके पास देश ये लोगों को देना चाहिए वेलफेयर के लिए, देंगे नहीं देंगे आपके पास, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर कैसे नॉमिनेट होते हैं आपके पास, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। अब राज्यसभा में बिहार से कितने आपके पास मेंबर्स गए हैं, आपके पास 16। टोटल मेंबर कितने हैं आपके पास ऑल ओवर इंडिया राज्यसभा में 250। ठीक है, तो ये 250, हाँ ठीक है ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मतलब इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉमिनेशन राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, वो जो मैंने बोला वो इलेक्टेड मेंबर का हो गया, वो हम आगे आएंगे। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर टोटल 12 है प्रेसिडेंट के द्वारा। वो क्या, आर्ट्स में देखे जाते हैं, लिटरेचर में देखे जाते हैं, साइंस में देखे जाते हैं, मतलब जिसमें अच्छा अचीव किए हैं आपके पास, ठीक है, उसको आपके पास नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आयरलैंड से आपके पास हो गया। नेक्स्ट इज योर कनाडा। कनाडा में क्या है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ध्यान दीजिए, हमने आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो बता दिया कि हमारे पास फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम है मतलब कि प्रोविंसेज आपके पास स्टेट है, ठीक है, और वो अच्छी खासी ऑटोनॉमी हमने दी, लेकिन हमको स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होगा तो वो सिसीड कर जाएंगे। सिसीड कर जाएंगे मतलब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती है, तो वो भारत देश से ही निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो कनाडा से हमने लिया कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट वीक होने चाहिए, लेकिन सेंटर स्ट्रांग होने चाहिए। ये कनाडा से लिए। अमेरिका में आपके पास क्या है कि स्ट्रांग सेंटर की वाली बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सेंटर भी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे फेडरल जो है ना वो भी स्ट्रांग है। बस वो सिसीट नहीं हो रहा है क्योंकि सबको साथ रहने का शौक है। और अच्छी बात भी है आपके पास, क्योंकि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ पे जितने भी आपके पास मतलब फेडरल स्टेट आपके पास है अमेरिका में, सभी के पास अपना संविधान है, सभी के पास अपना झंडा है। फिर सेंट्रल अमेरिका माने अमेरिका जो आपके पास देश है यूएसए, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना झंडा है। तो सभी फेडरल स्टेट्स के पास अपना है, लेकिन कोई सिसीट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे आपके पास जो फेडरेशन है उनको ज़्यादा पावर है। लेकिन इंडिया में क्या है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। कारण क्या है, अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग आपके पास नहीं रहेंगे तो हम मतलब कि रीजनली में आपके पास चल जाएगा कि हम आपके पास गुजरात से, हम बिहार से, हम पंजाब से, हम महाराष्ट्र से, जो भी लगे है कि भाई हम ज़्यादा डेवलप्ड है, तुम अंडर डेवलप्ड है, तुम मेरे साथ खड़ा नहीं रह सकता है, तुम दूसरे देश में जाओ या हम अपना देश बनाएंगे। तो ऐसे तो यार टूट फूट जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पावर, ये भी कनाडा से लिया गया है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि जो भी हमारे पास है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, इसमें डिवीजन ऑफ पावर, या आपके पास डिवीजन ऑफ पावर क्या है कि स्टेट के पास कितना पावर होना चाहिए और सेंटर के पास कितना होना चाहिए। ठीक ना, मतलब कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सब चीज़ें आपके पास जिसमें दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर कनाडा से लिया गया। लेकिन साथ ही साथ देखिएगा जो कंकरेंट लिस्ट मैं ये बोल रहा हूँ, जिसमें सेंटर स्टेट दोनों आपके पास वो कानून लगा सकते, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब कंकरेंट लिस्ट किससे आया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ आई है क्या, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब संसद में कोई भी बिल हम पास कर रहे हैं, पास करने के बाद प्रेसिडेंट का जब साइन हो जाएगा तो वो एक्ट बनेगा, उससे पहले वो बिल ही चलेगा आपके पास। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों सदन में आपके पास हाउसेज में चल रहे हैं और वो अभी सक्सेसफुली पास नहीं हुआ है। तो पास नहीं हुआ है आपके पास क्योंकि दोनों में आपके पास मतभेद है, दोनों हाउसेज में। तो एक ज्वाइंट सिटिंग होती है कि साथ आपके पास बैठो और स्पीकर उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, मैंने स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस करेंगे। तो ज्वाइंट सिटिंग आपके पास दोनों हाउस पार्लियामेंट का, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कौन सी चीज़ किस देश से ली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे फिर। जर्मनी, ऑफ कोर्स, मतलब कि वर्ल्ड वार 2 हो गया आपके पास, तो ऐसी चीज़ें तो रहेंगी।
इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान आपके पास क्या है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, तो वो जर्मनी से है। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास बोला जाता है, वहाँ पे हमने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से आपके पास लिया है, ठीक है। तो हमारे पास दो आपके पास अब इमरजेंसी का जो चीज़ आपके पास है, तीन है, नेशनल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी और आपके पास ये प्रेसिडेंट्स रूल, जो भी आपके पास, ठीक है। दो आर्टिकल है, आर्टिकल 358 359। आर्टिकल 358 के थ्रू, आर्टिकल 358 के थ्रू अगर आप बोलते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 358 के थ्रू आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएंगे, आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा। मतलब अभी फंडामेंटल राइट देखेंगे तो देखेंगे कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा कि मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीक, एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। और एक और आपके पास आर्टिकल यहाँ पे 359 होगा। अगर आर्टिकल 359 अगर इन्वोक कर देते हैं तो उसमें लगभग जितने ही फंडामेंटल राइट है आपके पास वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। केवल आपके पास आर्टिकल 20 एंड 21 यही बच जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। ये आपके पास है, इमरजेंसी के दौरान आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा। ये हमने जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट रसिया, रसिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। हमारा आपके पास अमेंडमेंट होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं तो जो हमने लिख दिया, ऐसा थोड़ी है कि वो पत्थर की लकीर हो गई है, बदल नहीं सकती है। अमेंडमेंट उसमें होते हैं आपके पास। तो एक अमेंडमेंट आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन हमारे पास संविधान में 1976 में, इंदिरा गांधी के रेन में। तो उस समय आपका संशोधन हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पास उसमें लाया गया था। और इतना बड़ा संशोधन हुआ था, केवल फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बाकी चीज़ें भी, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने किससे ली है, आपके पास रसिया से। मौलिक कर्तव्य, लोगों का ये कर्तव्य है देश के प्रति, सरकार के प्रति कि आप लोग ये करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, टोटल 10 आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे 76 में, ठीक ना। और उसके बाद एक और आपके पास ऐड हो गया बाद में आपके पास, तो टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपके पास, जो रसिया से लिया गया। रसिया से आपके पास और क्या लिया गया, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक ना। तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस आपका किससे लिया गया, रसिया से। ये आपके पास देखोगे यहाँ पे तो ध्यान आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिया गया है वो किससे लिया गया है, रसिया से, ठीक है। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रॉम रसिया एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रसिया, ठीक है, ध्यान रखना। जापान से क्या लिए हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अभी ध्यान दीजिएगा, हमने आपके पास क्या बोला था, ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन से हमने क्या बोला था, ब्रिटेन से क्या लिए हैं, रूल ऑफ लॉ, जो हमने कानून बनाया हमको उसके हिसाब से चलना है, ठीक है, उसके हिसाब से चलना। तो ये ब्रिटेन से लिए थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं। तो एक अमेंडमेंट हुआ था मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस में आपके पास अमेंडमेंट हुआ था। और जापान से एक चीज़ हम लिए थे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब रूल ऑफ लॉ तो अपना जो है सो है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा हम प्रोसीजर को इस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे कि वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लॉ के लिए फेवरेबल आपके पास हो, मतलब सही चीज़ हो आपका, फेयर एंड जस्ट, ठीक है। तो मेनका गांधी केस के समय आपका चेंजेज आपके पास हुए थे। और लिया किससे गया है, जापान से, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिए क्या लिया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान तो लिख दिया, अब उसका अमेंडमेंट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। 368 के अकॉर्डिंग हम लोग आपके पास जो भी है वो अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो अमेंडमेंट आपका कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर आपके पास है, वो हमने साउथ अफ्रीका से आपके पास लिया है, ठीक है। तो हर देश से क्या क्या लिया वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, साउथ अफ्रीका से हमने और क्या लिया, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे। अब राज्यसभा के मेंबर, टोटल मेंबर हमने क्या बोला, 250 मेंबर है। 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर तो नॉमिनेटेड हो गए। और नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में वो आपके पास कहाँ से है, वो हमने बताया आयरलैंड से। ध्यान रखना, राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर
आयरलैंड से। और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर अगर हम बोलेंगे तो वो कहाँ से आएंगे आपके पास, साउथ अफ्रीका में। तो कैसे इलेक्ट होंगे, 250 में 12 नॉमिनेट हो गए, 238 विल बी इलेक्टेड, 238 सारे स्टेट से आपके पास आएंगे। बिहार से आपके पास राज्यसभा में नॉमिनेट होके मतलब इलेक्ट होकर आपका 16 आपके पास मेंबर जाते हैं, ठीक है, 16 मेंबर्स आपके पास जाते हैं। अब वो कैसे जाएंगे, जो भी आपके पास हर स्टेट में जो विधानसभा होगा, विधानसभा में से आपके पास चुने जाएंगे, या आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद किसी और स्टेट में होंगे तो उनसे चुने जाएंगे और चुनकर आपके पास वो भेजे जाएंगे आपका राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन ऐसे देखना पड़ता है, अब अमेरिका की अगर बात करेंगे तो वहाँ से भी अगर स्टेट से आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वहाँ फिक्स है, जितने भी स्टेट है, बड़ा हो या छोटा, टेक्सास, वर्जीनिया, कैरोलिना, जो भी आपके पास है, कैलिफोर्निया, ठीक है, जो भी, सभी से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो बड़ा स्टेट है ऑफ कोर्स वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जो छोटी स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन आपके पास कम होगा। कुछ बड़े स्टेट में पॉपुलेशन थोड़ा कम भी है क्योंकि वो हिल एरिया है, टेरेन आपके पास उतना रग्ड है, मतलब कि लोग रह नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आपका जो बड़ा स्टेट है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा आएंगे, इवन लोकसभा में भी, इवन राज्यसभा में भी। कारण क्या है कि हम ऐसी कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल जितने हो उस पर एक रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कि 10,000 लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। वो हर स्टेट पूरे इंडिया में हमको समान रखना है आपके पास। तो बड़े स्टेट से हो सकता है आपके पास कि 50 रिप्रेजेंटेटिव चले जाए, छोटे स्टेट से हो सकता है कि 10 रिप्रेजेंटेटिव जाए, 3 रिप्रेजेंटेटिव जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये कहाँ से आपके पास हुआ है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस, ऑफ कोर्स फ्रांस से आपके पास क्या लिया, आइडियाज़ दिया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो बहुत फेमस है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी देखिए आपके पास हमारे संविधान में है लिखा हुआ, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो भी आपके पास हमारे पास संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से लिया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और ऑफ कोर्स फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है। 1783 में तो आपके पास अमेरिका में आपके पास क्रांति हुई थी, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, अमेरिका आपके पास अलग हो गया, वो अब स्वतंत्र हो गया। तो फ्रांस मतलब हेल्प किया था ब्रिटेन से स्वतंत्र होने में अमेरिका को। लेकिन वहाँ से जब लोग सैनिक आपके पास फ्रांस में आते, बोले यहाँ भी तो राजतंत्र चल रहा है, क्यों ना हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएं। तो अमेरिका के आपके पास जैसे वहाँ पे लोगों ने देखा कि अमेरिका स्वतंत्र होगा, तो फ्रांस में भी आपके पास क्रांति हुई, ये लोग भी स्वतंत्र हो गए। उसी समय चीज़ निकली थी आपके पास लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि हम लोग अपने संविधान में इम्प्लीमेंट किए, इनकॉर्पोरेट किए। तो आया कहाँ से, फ्रांस से। तो ये जो आज की क्लास है आपके पास, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें जितने भी ये एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपसे पूछेगा कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है, ऑप्शन दे देगा फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, रसिया, आपको मारना पड़ेगा फ्रांस। इसी तरीके आपका बोल रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग हम किस देश से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, आपको ऑस्ट्रेलिया करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको सभी कुछ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको देख जाइए, इसके सवाल कभी छूटेंगे नहीं, ठीक है। और याद हो जाएगा, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपके पास अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, या जो टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो हमें बताइए, हम उस पर देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।